स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वेक्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो की होगी, राइट? अब हम उसी का कंटिन्यूड वर्जन लेकर आए हैं और नए क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप इन क्वेश्चन से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए करते हैं शुरू। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है F1 एक्ट्स ड्यू ईस्ट एंड F2, यहाँ पर एंड आएगा, एंड F2 acts 60 degree north of east. Both have equal magnitude of 20 Newton each. What is the magnitude and direction of F1 plus F2? अब देखो, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, F1 ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है, तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। तो अगर हमारा एक वेक्टर F1 ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, ठीक है। सो हमारा दूसरा वेक्टर क्या कर रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एक्ट कर रहा है। तो पहले हम यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन बताएंगे। हमारी ये नॉर्थ डायरेक्शन है। F2 वेक्टर क्या कर रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में है। तो यानी कि ये जो F2 वेक्टर होगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, इस F1 वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्योंकि वो बोल रहे हैं ना 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कहाँ से, ईस्ट की तरफ से। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। इसका भी मैग्नीट्यूड हमने कितना दे रखा है, 20 न्यूटन। बोला है ना, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ F1 प्लस F2? अब अगर हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड बताना है, खास करके एडिशन का, F1 प्लस F2 का, तो हम सभी लोगों को क्या पता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या सीखा था कि दो वेक्टर्स को जब भी ऐड करेंगे कैसे करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकाल के R। यानी कि अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। सो अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास R कितना आ जाएगा, F1 स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 20 टाइम्स cos 60। अब यहाँ पे cos थीटा जो है कितने डिग्री का होगा, cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, राइट। सो 1/2 यहाँ पर डल गया। सो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास क्या फाइनल आंसर आता है, 400 प्लस 400 प्लस 400, दैट इज स्क्वायर रूट में 1200। और अगर इसे हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 3, राइट। सो अगर इसके पेयरिंग बनाकर बाहर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3। ये आ गया जी हमारा रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का, F1 और F2 का, 20√3 न्यूटन, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन। तो हमारा रिजल्टेंट आ गया। लेकिन हम लोगों से क्या और पूछा है, इसकी डायरेक्शन भी पूछी है। और अगर हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स किया था तो अगेन डायरेक्शन निकालने का भी एक तरीका था। पहले हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों फोर्सेस जब एक्ट कर रहे हैं, हमने क्या किया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, और इनकी टेल से टेल टू टेल जब ज्वाइन होगा तभी एंगल बनेगा, या हेड टू हेड ज्वाइन होगा तभी एंगल बनेगा, राइट। सो रिजल्टेंट भी इनके बीच में से जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि रिजल्टेंट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा F1 के साथ या F2 के साथ, बट हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि ये F1 के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। सो किस फॉर्मूला से निकालेंगे, tan अल्फा। तो देखिए, अगर मैं यहां पर tan अल्फा लेकर इसे सॉल्व करूं तो फॉर्मूला क्या कहता है, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है ना। सो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई, F2 sin थीटा 20, sin थीटा की वैल्यू sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3/2 डिवाइडेड बाय F1 20 प्लस 20, और cos 60 की वैल्यू अभी अभी हमने की कितनी, 1/2, ठीक है। सो ये हो गया 1/2, ये 2 से हमारा 20 कैंसिल हो गया, 10 बच गया। सो हमारे पास यहां पर tan अल्फा आ जाता है 10√3/30।
अगर हम इसमें भी कैंसिलेशंस करें तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 1/√3। अब देखिए अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब हम ये सोच सकते हैं कि tan अल्फा अगर 1/√3 के बराबर है तो tan में कौन से एंगल पर, कौन से डिग्री पर 1/√3 आंसर आता है? दैट इज, बोलो बोलो, 30 डिग्री, राइट। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। इसका मतलब अल्फा वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो जो हमारा रिजल्टेंट है यानी कि F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड आया वो हमारा 20√3 न्यूटन, और ये हमारे F1 के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और सोचो, नोटिस करो। देखो जनरली क्या कह रहा है, F1 और F2 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक है कि जब कभी दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी हमेशा उनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। छोटी सी ट्रिक, जेई का क्वेश्चन आए तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें जरूरत थोड़ी ना ये बताने की बार बार, है ना। सो दो वेक्टर्स जब कभी भी इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट के साथ जो बना हुआ एंगल होगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारे एग्जाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझना जरूरी है। तो क्या कह रहा है, फोर्स 30 न्यूटन का 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। चलिए बनाते हैं। सो हमारी देखिए ये है हमारी वाई एक्सिस और इधर आ गई जी हमारी एक्स एक्सिस। फोर्स कितने न्यूटन का है? 30 न्यूटन का। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। वो भी किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। तो ये वाला एंगल हम कहेंगे कि ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, वो भी हमारा फोर्स कितने न्यूटन है? 30 न्यूटन। डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। चलो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमारा जो कंपोनेंट है वो एफ ऑफ एक्स है और वाई एक्सिस पर हमारा जो कंपोनेंट है वो एफ ऑफ वाई है। हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है, हमारे इसी फोर्स की वजह से बने हैं। ठीक है, सो अब हम इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से पहले तो ब्रेक करेंगे, पर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ब्रेक करने के लिए भी हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास O पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास मान लो इसको D पॉइंट है। इसके सामने अगर मैं रीड करूं लेट दिस पॉइंट बी N, तो आप क्या देख पा रहे हैं? OND एक तरीका का कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दूं तो ये मेरा थीटा तो यही है ना, तो यानी कि ON की वैल्यू वाई कॉम्पोनेंट क्या होना चाहिए? देखते हैं। देखो cos थीटा का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो cos थीटा क्या कहता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा हमारे पास क्या है? ON। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? OD। ठीक है, और cos थीटा, अब थीटा यहां पर हम cos थीटा इंटू OD कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ON आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही ON ही तो निकालना था। ON हमारा क्या आ गया? एफ ऑफ वाई। सो एफ ऑफ वाई कॉम्पोनेंट हमारा क्या है? OD cos थीटा। अब OD हमारा क्या है? ये फोर्स है जो कि कितने मैग्नीट्यूड का है? 30 न्यूटन का। तो पहले तो हम F को मल्टीप्लाई कर देते हैं cos थीटा से, तो हमारे पास पहला कॉम्पोनेंट तो आ गया F cos थीटा। सो यानी कि एफ ऑफ वाई कॉम्पोनेंट हो गया F cos थीटा। अब अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय cos 60 सॉरी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। अगर 2 से ये कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? हमारे पास एफ ऑफ वाई आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब क्या निकालेंगे? एक्स का कंपोनेंट भी निकालेंगे। सेम लाइन के थ्रू आप मान लीजिए कि अगर मैं इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एंड लेट दिस लाइन बी एम, पॉइंट बी एम, तो क्या होगा? ये एंगल जो 60 डिग्री का यहाँ बन रहा है, ध्यान से देखो, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएगा, क्यों? क्योंकि डी एम लाइन ओ एन लाइन के क्या है? पैरेलल। सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी तो एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री का है तो अब कैसे निकाल सकते हैं? साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो क्या होगा?
ओ एम अपॉन ओ डी। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ एम अपॉन ओ डी। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास ओ एम की वैल्यू क्या हो गई, ओ डी साइन थीटा। अब ओ डी कितना है हमारे पास, ओ डी की वैल्यू अगेन एफ है, सो एफ साइन थीटा। तो अल्टीमेटली हमने एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट निकाल लिया, जो कि क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स साइन थीटा। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। ठीक है, सो √3/2 ये कैंसिल हो गया, सो आंसर आ गया 15√3 इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो देखो यही तो बोला था उन्होंने हमें कि x और y एक्सिस के अलोंग क्या निकाल दो, कंपोनेंट्स बता दो। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर बोल रहे हैं वेक्टर a की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप और b की वैल्यू क्या है 7i कैप प्लस 24j कैप। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो b वेक्टर की तरह ही सेम हो, लेकिन वो वेक्टर a के पैरेलल हो। ठीक है, सो अगर कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो पहले हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, राइट। तो चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, जिसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576। ठीक है, जिसका आंसर फाइनल हमारे पास कितना आया 625 और यहां से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 25। कोई भी ऐसा वेक्टर जो आपके वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है लेकिन ए के पैरेलल है, उसके लिए आप लोगों को ए का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ए का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप divided by magnitude of a, square root of 3 square plus 4 square is equals to 3i cap plus 4j cap over square root of 9 plus 16, again 3i cap plus 4j cap over आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 9 प्लस 16 25, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, सो 3i कैप प्लस 4j कैप ओवर 5। अब हमारे पास ये भी आ गया, अब कैसे निकालें, सो अ वेक्टर हैविंग सेम magnitude as b and parallel to a is, अब इसको हम किस फॉर्मूला से देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर ऑफ a। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b हमारे पास कितना है 25, सो हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट वेक्टर ऑफ a से, जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप ओवर 5। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सो यही एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो सेम वेक्टर बी जैसा आएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन के में देखेंगे तो ये वेक्टर ए के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज वॉकिंग अलोंग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, सो वर्टिकली रेन की क्या डायरेक्शन हो जाएगी, कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, वी आर कितनी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा हमें क्या बोला जा रहा है, मैन इज वॉकिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट
अब मैन जो है वो कौन सी डायरेक्शन से कौन सी में जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन हमें क्या दे रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू द बॉय हु इज ऑब्जर्विंग द मैन फ्रॉम बस स्टॉप, मतलब कि बारिश किस तरीके से हो रही है, वो सामने खड़ा हुआ बच्चा देख रहा है उस आदमी को, क्योंकि वो चलते हुए आ रहा है किस स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इसे ऐसे सोचो कि अगर कोई पर्सन एक जगह पर खड़ा है तो उसके लिए तो रेन कैसे हो रही है, फॉल, वर्टिकली फॉल हो रही है, राइट। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, छाते को इस तरीके से रखेगा कि भाई मैं अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर लूं। लेकिन जो दूसरा बच्चा यहाँ पर इसे ऑब्जर्व कर रहा है इस पर्सन को, तो वो क्या करेगा, उसके लिए ये मैन कैसे चल रहा होगा, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि ये मैन कुछ इस तरीके से अगर आगे की तरफ चल रहा है तो इस बच्चे को क्या लगेगा कि रेन जो है वो एक वर्टिकल एंगल पर क्या हो रही है, फॉल हो रही है, राइट। अगर रेन एक वर्टिकल एंगल पर फॉल हो रही है तो ये मैन अपने आप को क्या कर लेगा, अपने छाते को कुछ इस तरीके से पकड़ लेगा एक टिल्टेड एंगल पर, है ना, एक टिल्टेड एंगल पर पकड़ लेगा, क्योंकि उसके लिए तो रेन कैसे आ रही है, एक पर्टिकुलर एंगल पर आ रही है। तो अब देखो अगर रेन एक पर्टिकुलर एंगल पर आ रही है वी आर, और मैन इधर से इधर चल रहा है वी एम, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, एक रिजल्टेंट एंगल बन रहा है, और ये जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा यही बच्चा ऑब्जर्व करेगा, रिजल्टेंट एंगल और ये रिजल्टेंट की वैल्यू, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, किसके रिस्पेक्ट में, रेन की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बच्चा यही तो चीज देख रहा है ना। तो अब देखो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन निकालें, सॉरी, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन निकालें तो वी आर एम निकालना पड़ेगा, इसका मतलब वी आर में से वी एम को क्या कर दो, माइनस कर दो। बट वेक्टर्स में नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, वी आर में से वी एम का कंपोनेंट नेगेटिव करके फिर उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर मुझे इसका कंपोनेंट नेगेटिव करना है तो अगर वी एम इस तरफ जा रहा है तो वी एम का नेगेटिव कंपोनेंट किस तरफ जाएगा, माइनस ऑफ वी एम कुछ इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और वी आर आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, जाहिर सी बात है। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो दोनों वेक्टर्स अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर पर एक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बच्चे के लिए, मैन के लिए, जो मैन आगे की तरफ चल रहा है उसके लिए तो यही होगा ना कि वर्टिकल रेन फॉल कर रही है, तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एंगल पर आ रही है रेन। बट अगर मैन ऑब्जर्व कर रहा है, मैन के लिए तो वही होगा कि ऊपर से नीचे ही बारिश हो रही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो cos 90 लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर, नाउ वी आर इज आर 35 प्लस वी एम स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 0। अब यहां से हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1225, 35 का स्क्वायर 1225 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, करो जरा, 1225 प्लस 144, 496 1 1369, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 37। सो हमारे पास ये हमें पता चल गया कि रेन जो है वो 30, देखिए हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई 37 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो बच्चा है ये इस मैन को कैसे ऑब्जर्व कर रहा होगा कि भी रेन उस मैन के
परसेप्शन पर 37 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, राइट। लेकिन अब बात आती है एंगल की, तो पहले इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब दो वेक्टर्स इस तरीके से जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, आप इसका रिजल्टेंट इसके कहाँ से लेकर आ सकते हैं, टेल से, यहाँ से रिजल्टेंट ये आ सकता है, राइट। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स भी फॉलो करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम वीएम को, नेगेटिव ऑफ वीएम को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दें और वीआर को भी अगर पैरेलल शिफ्ट दे दें, तो क्या होगा, हमारा ये जो वेक्टर है ये रेन के साथ एक एंगल मान लो थीटा बना रहा है, ठीक है। ये रिजल्टेंट हमने निकाल लिया 37 मीटर पर सेकेंड। अब हम कह रहे हैं कि मान लो रेन के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर tan थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं tan थीटा के लिए टो, ऑपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। तो टो ऑपोजिट साइड कितनी है, vm, यानी कि vm की वैल्यू कितनी होगी 12, अपॉन एडजेसेंट साइड कितनी है आपकी, ये रही 35, सो 12 अपॉन 35। और अगर हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जनरली वो हो जाएगा tan इनवर्स 12 अपॉन 35, ठीक है। ये हमारा थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आवाज कम करो, आवाज कम करो। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में ये भी तो सीखा है कि tan थीटा निकालने का तरीका दूसरा भी होता है, यानी कि b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, करेक्ट। अगर आप वो फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आप खुद सोचिए sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, बट cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि अगर आप sin 90 की वैल्यू 1 डालोगे तो वेक्टर b अपॉन वेक्टर a ही तो आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, सो आंसर आपके दोनों तरफ से बराबर आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वेक्टर a is 3i cap plus 4j cap, find a vector unit in the direction of a। अब यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका तो हम सभी को पता है, वेक्टर a का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, है ना। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, जल्दी बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है ना, आई और जे कैप बता रहा है, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कांस्टेंट फोर्सेस F1 dash Newton and F2 इतने न्यूटन are acting together on a particle during its displacement from position 20i cap plus 15j cap meter to 8k cap meter, यानी कि अब अगर यहाँ पर ध्यान से नोटिस करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये r1 पोजीशन दे रखा है और ये r2 पोजीशन दे रखा है, राइट। और फोर्स F1 और F2 दे रखा है। कैलकुलेट द वर्क डन। अब हम सभी को ये बात पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर मैं कहूँ फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स मेरे पास F1 भी है और फोर्स मेरे पास F2 भी है, राइट। सो फोर्स में तो मैं ये कर सकती हूँ F1 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर क्यों बोला, क्योंकि मेरी पोजीशन देखो R1 से R2 की तरफ हो गई है, चेंज हो गई है, तो जाहिर सी बात है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूंगी तो चेंज इन पोजीशन आएगा यहाँ पर, है ना। सो F1 डेल्टा आर प्लस F2 डेल्टा आर, वेक्टर्स लगा देंगे क्योंकि F हमारा क्या है, वेक्टर है ना। सो वर्क डन निकल जाएगा कैसे, अब F1 और F2 डेल्टा आर अगर सेम है तो F1 प्लस F2 टाइम्स डेल्टा आर, ठीक है। हमने ये बात कर दी। अब हमारे पास F1 वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप प्लस F2 वेक्टर कितना है 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, राइट, टाइम्स डेल्टा आर मतलब R2 माइनस R1। तो हम क्या करेंगे, 8k कैप में से माइनस कर देंगे 20i कैप प्लस 15j कैप को, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस अगेन माइनस, सो इसलिए मेरा वेक्टर यहाँ पर ये बन गया।
अब देखो ये वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो हमें पता है x वाले को x में ऐड, y वाले को y में और z वाले को z में कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 2 7 i कैप, यहाँ पे +3j कैप -3j कैप, आंसर क्या हो जाएगा 0, +3k कैप -3k कैप, आंसर क्या हो जाएगा अगेन 0। सो हमारे पास बचेगा 7i कैप मल्टीप्लाई बाय -20i कैप -15j कैप +8k कैप, ठीक है। मैंने इस दूसरे वेक्टर को क्या कर दिया, ऑर्डर वाइज लिख दिया। अब वेक्टर्स का रूल क्या कहता है, अगर आप मल्टीप्लिकेट कर रहे हो, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे करोगे, आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये है हमारा आई कैप वेक्टर और दूसरा आई वेक्टर भी हमारा यहाँ पर बन रहा है, राइट। अब याद करो जरा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताता है कि अगर हमें दो वेक्टर्स का डॉट करना है तो हमें क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वेक्टर्स इनटू एंगल बिटवीन देम, और यहाँ पर दोनों वेक्टर्स अगर आई कैप ही है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री का। कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1, और मैग्नीट्यूड अगर आप आई कैप का निकालोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 1। यानी कि अगर आप सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 × 20 इज 40, 140 माइनस ऑफ 140 जूल्स हमारा क्या आ गया, वर्क डन। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है कंसिडर टू वेक्टर्स f एंड r, ओके, कंप्यूट r क्रॉस f। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पर रूल कुछ डिफरेंट होता है। क्या, देखो एक तो होता है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ f साइन थीटा करना होगा। ये तब यूज कर सकते हैं जब हमें दोनों वेक्टर्स की वैल्यू पता है, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एंगल नहीं पता है, राइट। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। कैसे, हम पहले बनाएंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है, और हमारे पास वेक्टर i है, j है, लेकिन k नहीं है, तो k की जगह पर क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो i कैप, j कैप और k कैप, k की जगह पर 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब i की जगह पर क्या रहेगा हमारा पहला वेक्टर, क्योंकि अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि r क्रॉस f कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो सबसे पहले r की वैल्यूज को डालोगे। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है कि r क्रॉस f क्रॉस r के बराबर नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने अगर वैल्यू अगर उल्टी डाल दी तो क्या होगा, आंसर भी गलत आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम पहले r वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5 -3, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी -5 -3। अब f की वैल्यू कितनी है, 4 -10, सो 4 और -10। अब देखो यहाँ पर हमें करना है r क्रॉस f। सो r क्रॉस f करने के लिए क्या होगा, पहले तो हम i कैप को लेंगे। अगर आप इसे मैट्रिसेस के एक एलिमेंट की तरह लें, मैट्रिसेस क्या होता है, चलो छोड़ो वो तो तुम्हें 12th में पढ़ना ही है, लेकिन नॉर्मल एलिमेंट की तरह स्टडी करो। तो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, जहाँ पे पहला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और दूसरा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है ना हम सभी को। और ये दूसरा एलिमेंट है A12, क्योंकि पहली रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। और ये हो गया A13, पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। सो पहले हम आई कैप को स्टडी करेंगे। अब आई कैप को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसके रो को कैंसिल कर देना है और इसके कॉलम को कैंसिल कर देना है। तो रो और कॉलम जब आप कैंसिल कर दोगे बेटा, तो आप लोगों के पास 4 वैल्यूज बचेंगी, -3 0 -10 0। अब इन 4 वैल्यूज में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेट करना है, यानी कि 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब हम j के लिए भी यही काम करेंगे। अब जब हम j की वैल्यू करने जा रहे हैं तो हम j के कॉलम को
और जे की ही रो को कैंसिल कर देंगे, जैसे मैंने ऑरेंज कलर से कैंसिल कर दिया है। तो अब क्या बचेगा, -5 4 0 0 अगेन। अब यहाँ पर हम जे कैप के लिए एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। -5 मल्टीप्लाई बाय 0 -4 मल्टीप्लाई बाय 0। लेकिन अब देखो मैंने जे के आगे कोई साइन नहीं लगाया है, अब उसके लिए हम स्टडी करते हैं। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया 1 1 1 2 1 3, राइट। 1 1 1 + 1 किया तो कितना आया, 2। अगर हम एलिमेंट के रो और कॉलम के नंबर को ऐड करें और वो ऐड करने पर इवन नंबर बने तो ऐसी वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन लगता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम ये वैल्यूज को ऐड करें यानी कि 1 + 2 करें तो क्या बनता है, ऑड, दैट इज 3। ऑड बन रहा है तो इसलिए इसके आगे किसका साइन लग जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है। अब k के आगे देखो 1 + 3 कितना बन रहा है, 4। 4 बन रहा है तो इसलिए उसके आगे किसका साइन होगा, पॉजिटिव का, ठीक है। सो पॉजिटिव ऑफ ए, सॉरी, पॉजिटिव ऑफ k कैप। अब आप k कैप की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, k वाले रो और k वाले ही कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, -5 -3 4 और -10। अब -10 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -10 मल्टीप्लाई बाय -5 -4 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। अब हमें पता है कि 0 टाइम्स 3 0 है, 10 टाइम्स 0 आंसर 0 है, तो सारा का सारा वेक्टर 0 हो गया। यहाँ पर भी सारी वैल्यू 0 हो गई, बचा क्या, सिर्फ के कैप, है ना। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 5 50, पॉजिटिव 50 एंड 4 3 12, माइनस माइनस प्लस 12। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 62 के कैप। ये हमारा हो गया R क्रॉस F, ठीक है। अब ये एक चीज और नोटिस करो कि जब आई और जे में तुम लोगों को वेक्टर्स दे रखा था तो उसने क्या दिया आपको, थर्ड डायरेक्शन दी के वेक्टर के फॉर्म में। तो हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि आई क्रॉस जे, यानी कि जब दो ऑपोजिट वेक्टर्स को आप क्रॉस करते हो तो आपको थर्ड वेक्टर की फॉर्म में उसकी डायरेक्शन मिलती है। इसी तरह एक साइकिल के अंदर अगर जे क्रॉस के करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आई। और अगर k क्रॉस i करोगे तो आप लोगों को मिलेगा j। इसी तरह से अगर वेक्टर्स की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए यानी कि i क्रॉस j की बजाय j क्रॉस i हो जाए तो आप लोगों को यही वेक्टर k की बजाय क्या मिलेगा, -k, ठीक है। सो हमारा वैल्यू आया 62 k कैप, यानी कि ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, z एक्सिस की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If vector A is this, B is this, then what is the angle between two vectors? देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब आ जाता है कई बार, 2 मार्क्स में आ जाएगा या 1 मार्क्स में आ जाएगा ऑप्शंस के साथ। तो देखो वेक्टर ए दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर बी है 4i कैप प्लस 3j कैप। अगर इनके बीच में एंगल निकालना है तो आप सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट लगाओ ना, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। अब वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। इसको डॉट करना है किसके साथ, बी के साथ, 4i कैप प्लस 3j कैप के साथ, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, 3² प्लस 4²। सिमिलरली अगर हम दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 4² प्लस 3² टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, आई डॉट आई कैन बी पॉसिबल बट आई डॉट जे इज 0। सो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 3 जा भी 12, डिवाइड कर देंगे हम इसको इनके मैग्नीट्यूड से, 3 3 जा 9 4 4 जा 16,
16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25, आंसर आ जाएगा 25, 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ गया 24/25 cos थीटा। अब हमें एंगल निकालना है, राइट? सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 24/25। देखो जनरली ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एंगल निकालना है तो ये जो कॉस होता है ये दूसरी तरफ जाकर एक इनवर्स एंगल बनाता है। दैट यू विल लर्न लेटर, लेकिन अभी के लिए हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब इसकी क्या वैल्यू है हमें तो पता नहीं है, ना हमें एग्जाम में दी है, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगेन हमारे पास वेक्टर ए और बी है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अभी हम सोच रहे थे ना, अभी हमने सेम रिलेटेड क्वेश्चन किया है, पहले मैं लिख देती हूँ, आई जे के, और क्या बोला है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी बोला है तो इसका मतलब आप लोगों को निकालना है ए क्रॉस बी। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि वेक्टर ए में आई और जे कंपोनेंट है, करेक्ट, लेकिन बी में आई और के कंपोनेंट है, जे नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जब आप पुट करेंगे वैल्यूज को तो यहाँ पर ए की वैल्यूज होंगी 2 3 0, लेकिन बी के लिए वैल्यूज होंगी 3 0 -2। और अगेन जैसे हमें हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला है डिटरमिनेंट करके, उसी सेम फॉर्मेट में आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमें बोला गया है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ a dot b is equals to magnitude of a cross b, then the magnitude of c is equals to a plus b is equals to, यानी कि a और b को अगर मैं ऐड करूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा। अब जनरली हमें पता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इनके लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाते हैं, राइट? और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे दो वेक्टर्स a और b हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? बट क्या इतना आसान है ये क्वेश्चन? नहीं। क्या इसका कोई रिलेशन है? बिल्कुल। इस रिलेशन से हम कोशिश कर सकते हैं कि हम एंगल निकाल लें। देखो कैसे, a डॉट बी दे रखा है, राइट? अगर वेक्टर a वेक्टर b दोनों डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं तो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, करेक्ट है, यही होता है ना। और अगर a क्रॉस b का करूं मैं, अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। हमें क्या बोला है, a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b के बराबर है, यानी कि ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा के बराबर रखा जा सकता है, करेक्ट है। सो अगर हम ए बी कॉस थीटा को ए बी साइन थीटा के बराबर रख दें तो क्या होगा हमारे पास आंसर, ये ए बी से तो क्या होगा, ये पूरा ए बी कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा उठाकर अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूं, यहाँ पर 0 लिख दूं क्या, क्योंकि हमें अक्सर ये लगता है कि हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ से वैल्यू उधर जाके शिफ्ट हो गई है तो आंसर 0 होगा। ऐसा नहीं है, आंसर क्या आएगा 1। जब कोई वैल्यू अपने से मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है तो वो 1 छोड़ती है अपने पीछे कॉमन, जबकि अगर आप पूरे प्लस माइनस में कैंसिल करते हो तो आंसर 0 होता है। यहाँ पर अब दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रही है तो आंसर 1 आ गया। अब ये आपकी वैल्यू आ गई है tan थीटा इक्वल्स टू 1। और अब हमें ये बात तो पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, tan 45 पे, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि tan 45 इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास थीटा कितना डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का आ गया, करेक्ट। यहां से थीटा जो 45 डिग्री का आया है हम इसे कॉस में पुट कर देंगे तो हमारे पास आर का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, अब 2 और √2 कैंसिल होंगे तो √2a भी बच जाएगा आप लोगों के पास, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab। ठीक है, सो ये आपका आर रिजल्टेंट आ गया वेक्टर सी का। अब इसके बाद कुछ और रेजोल्यूशन हो सकता है क्या? इसके बाद और रेजोल्यूशन में आप a/√2 का होल स्क्वायर प्लस b/√2 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी बन सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पर, बट अभी के लिए ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area of parallelogram formed by the vectors a and b as adjacent sides is, देखो जब कभी भी आप लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, हमेशा एक बात याद रखना, पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसकी एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट के ही बराबर होगा। ठीक है, सो यानी कि अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आप लोगों को अभी सिखाया ना मैंने, आईजे के कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स, पहले ए के कंपोनेंट्स एंड देन बी के कंपोनेंट्स, तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया जाए तो आप पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देता है, राइट। सो यानी कि पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दो तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं उनके आंसर्स भी ज़रूर बताइएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।